मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आपको बता दें कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन जिस तरीके से भारत में कुपोषण का जो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक चिंता का विषय है। अगर बात करें सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले, तो बिहार से सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले सामने आते हैं, जो कि एक गंभीर विषय है कि आखिर इस मसले पर जो है सरकार क्या कर रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ आपको बता दें कि स्टूडियो में लाइव जुड़ चुकी हैं डॉक्टर निकी डबाज जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ से हैं। और वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ जो है प्रोफेसर करुणा चांदना, उपाध्यक्ष पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ से जुड़ी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विपुल, धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें देश से इस महामारी को खत्म करने के लिए। जी मैम, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि भारत एक विकासशील देश है और लगातार कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। सबसे पहले सरकार को इस पर कड़े नीति एवं नियम बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार नियोजन ना होने की वजह से माता पिता पर अधिक बच्चे पालने का जो बर्डन है, आई डोंट नो, इतने लोग भावनात्मक होते हैं कि इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, या उन्हें अपना बहुत बड़ा भविष्य नजर आता है जो वो अत्यधिक उत्पादन में विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ सरकार को डायरेक्ट इनिशिएट लेना ही होगा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक गंभीर कानून बनाया जाए। साथ में देश में होने वाली विदेशियों की घुसपैठ को भी रोका जाए, क्योंकि ये भी हमारे खाद्य संसाधनों पर एक बहुत बड़ा दबाव है। जैसा कि आपने बिहार की बात की, तो बिहार में निम्न आय वर्ग अधिक होने की वजह से इसका अन्य राज्यों में पलायन भी बहुत अधिक होता है। बावजूद उसके निम्न आय वर्ग में बहुत ज्यादा जनसंख्या उत्पत्ति की जा रही है। तो किस तरह की राजनीति है, ये वोट बैंक बढ़ाने के पीछे की कोई स्ट्रेटजी है या क्या है? लेकिन फिर भी सरकारें कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, सरकार को देश हित में सोचना चाहिए और देश के खाद्य संसाधनों का उत्तम आवंटन होना चाहिए। तभी समाज के प्रत्येक तबके को सही पोषण मिल पाएगा, क्योंकि खाद्य उत्पादन का जो दबाव हमारी कृषि पर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए हमारे कृषक खेती में अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व हमारे खत्म हो रहे हैं लगातार। भले ही भोजन की मात्रा अधिक उत्पादित हो रही है, लेकिन उसमें पोषण बिल्कुल नहीं है। और अधिक रसायनों की मिलावट की वजह से, अधिक रासायनिक उर्वरकों की वजह से भोजन में गुणवत्ता तो खत्म हो ही रही है, पोषण खत्म हो रहा है। साथ में वो जहरीले रसायन विभिन्न प्रजातियों में, विभिन्न मानव समाजों में कैंसर जैसी बीमारियों को अब घर घर तक पहुंचा चुके हैं। अगर आप देखें कि जब नेशनल सर्वेज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के या सरकारों द्वारा जब सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, तो पता चलता है कि भोजन में जो रसायन और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उनका कितना खतरनाक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार बीमारियों की ओर धकेले जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज है हमारी, वो भी कम हो गई है। पहले जब हम छोटे थे, आई मीन 10-15 साल के रहे होंगे, तब हम देखते थे 100-100 साल के बुजुर्ग लोग हमारे बीच होते थे। आज 60 से 70 साल के बुजुर्ग हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये उम्र का कम होना भी कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में रसायनों की अधिकता है। साथ में लगातार शरीर का बहुत जल्दी बीमारियों को पकड़ लेना है, और बीमारियों से लड़ने की ताकत जो हमें सिर्फ भोजन से मिलती है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो कुपोषण आज इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है, जिसकी वजह से सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे बुजुर्ग भी पीड़ित हैं, हमारी दूसरी जनसंख्या, हमारे अडल्ट भी पीड़ित हैं। तो यदि हम समाज को कुपोषण से बचाना चाहते हैं, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और सरकारों को, समाज को, और हमें और आप लोगों को, और खासकर शिक्षा संस्थानों को आगे आना होगा। जी, करुणा चंदा मैम से सवाल है आपसे कि जिस तरीके से ये कुपोषण की वृद्धि हो रही है, आखिर वजह क्या है और किस तरीके से इससे रोका जा सकता है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसकी वजह बहुत सारी, इसको बेसिकली हम हिडन हंगर भी कहते हैं। जी। एक वो जो है हिडन हंगर का मतलब है कि
सबको पता नहीं होता। सब जो है हमारी इंडिया की जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या एशिया, ये सब इससे जो है सफर कर रहे हैं और कई सालों से सफर कर रहे हैं, लेकिन जी उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली इसी को ही मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी गरीबी है, पॉवर्टी जो है वो मेजर कॉज है, रूट कॉज है। क्योंकि जी हमारे पास जैसे मैंने बताया, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमारे पास साधन बहुत लिमिटेड हैं। जी और बहुत सारे लोग जो है से अबाउट 60% जो है बीपीएल है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि बेसिक जो है चीजें अपने नहीं जुटा पाते, खाना जुटा ही नहीं पाते, पेट भर खाना नहीं खा पाते। तो जब जी ये इतना सारा कुछ है, तो उसकी वजह से जो है कुपोषण तो होना जरूरी है। और एट द जी सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, हिडन हंगर, उनको नहीं पता। ये जितने भी लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का जो है जितने भी जी ये वर्ग है, उनको वो सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये एक तरह का कुपोषण है। और सबसे ज्यादा इंडिया में पीईएम, जिसको हम प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ये जी सबसे ज्यादा गंभीर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुपोषण हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा विटामिन ए डेफिशिएंसी कुपोषण है, जिससे कि रतौंधी रोग हो जाता है। फिर उसके जी बाद है हमारा आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। आप ये देखें कि हमारे वल्नरेबल, इसमें हमारी प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती हैं, आपकी जो जी है युवा गर्ल्स आ जाती हैं, और सारी गरीब तबके की लेडीज हैं, ये सब जो हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो है आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि आप ये जो है एंडेमिक एरियाज में जो लोग रहते हैं, वहां के जी पानी से आयोडीन जो है बह जाता है जब बरसात वगैरह आती है, तो जनरली उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे उनको ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको कि आप घेंगापन कहते हैं। और इसके अलावा फ्लोरीन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम 1 ppm कहते हैं पानी में होना चाहिए आइडली, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस भी हो जाता है। तो इतने सारे जब ये कुपोषणों से घिरे हुए हैं, और उसके साथ जो है गरीबी है, और तो ये प्रॉब्लम्स और भी एग्रीवेट हो जाती हैं। उसके साथ साथ अब हम जो है एज ए एनएनएचएस, मैं ये कहूंगी कि एनएनएचएस के हम होते हुए, मेंबर होते हुए, हमें क्या करना है। हमने इसके लिए बहुत कोशिश भी की है, सफाई अभियान भी चलाए हैं, हमने जैन नगर में कैंप्स भी लगाए हैं। इवन मोदी जी भी ने भी बहुत सारे सफाई अभियान चलाए थे, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन इसको हमने छोड़ना नहीं है। और जी सफाई सिर्फ हमें जो है ऐसे बाहर की सफाई नहीं चाहिए, हमें हर एरिया में सफाई चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फूड हाइजीन चाहिए, भोजन की सफाई चाहिए। और जी भोजन की सफाई के साथ और अपने वातावरण की सफाई चाहिए। वातावरण जो है, जैसे जितने भी लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, इनमें तो सफाई का नाम ही नहीं। आपको पता है किन परिस्थितियों में ये जो है फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, या जो झोपड़ियों में पड़े हुए हैं, झुग्गियों में पड़े हुए हैं, तो सफाई हम कैसे सोच सकते हैं जब इतनी जी निर्धरता है, इतने दुख हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा। तो कुपोषण का तो होना जरूरी है, कुपोषण तो हो ही रहा है। लेकिन अब हमें ये, और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कुपोषण। जैसे हमें जो है नॉर्मल व्यक्ति को भी जो है पेट भर के खाना नहीं मिलता, और खास करके लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में तो आप देखिए, इनको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। पूरे दिन में बचा खोचा इन्होंने कुछ खा जी लिया, तो कहाँ हम सोच सकते हैं कि इनके जो है ये संतुलित आहार के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, जब इनको जो है पेट भर खाना ही नहीं मिल रहा। तो और ये सब वातावरण की जो है ये सारे जोखिम देखते हुए, ये बड़ी विडंबना है कि हम जो है कुपोषण से जो है सफर कर रहे हैं। और खास करके 1 से 5 साल के बच्चे जो है वो इससे बहुत सफर कर रहे हैं। आप ये देखिए, लगभग 3 लाख बच्चे हर साल हमारे कुपोषण से या पीईएम से मर जाते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, जिसमें बच्चे जो है, जब उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम क्वाशियोकोर कहते हैं। और जब जो है क्वाशियोकोर का मतलब भी क्या है, डिस्प्लेस चाइल्ड, मतलब ऐसा बच्चा कि जब अभी माँ जो है, पहला बच्चा जो है बड़ा नहीं हुआ, और दूसरा जी बच्चा माँ ने फिर कंसीव कर लिया, और दूसरा बच्चा जो आ गया, तो पहला बच्चा जो है वो माँ के दूध से वंचित हो जाता है। और हम जी सबको पता है कि माँ का दूध कितना जरूरी है, खास करके कोलेस्ट्रॉम। जो हम जी पहला, जब माँ जो है डिलीवर करती है बच्चे को, उस टाइम कोलेस्ट्रॉम, जो गाढ़ा पीला दूध होता है, लिक्विड होता है, वो बच्चे के लिए कितना जरूरी है।
वो बच्चे को कितनी इम्यूनिटी देता है, उसमें गामा ग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज है, प्रोटीन है, और पूरी जो है वो पूरी जिंदगी जो है, आजकल तो स्टेम सेल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, वो कैसे जिंदगी भर बच्चे को जो है उनको एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो अब बच्चा जो है, पहला बच्चा जो अभी बड़ा नहीं हुआ, उसको जो है इस दूध से वंचित कर दिया। जैसे कि हम ये कहते हैं 6 महीने तक तो अभी ये हमारा माह, अगस्त माह जो है, फर्स्ट वीक हमारा ब्रेस्ट वीक ही था, ब्रेस्ट फीडिंग वीक ही था, जिसमें हम प्रमोट कर रहे थे कि बच्चों को जो है माँ का दूध जो है कितना जरूरी है। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही, लेकिन ये जब बच्चा वंचित हो गए तो उनको जो है क्वाशियोकोर की कमी आ जाती है, और साथ साथ जब प्रोटीन और कैलोरी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या है, मरासमस बन जाता है। और मरासमस रोग तो इतना और भी जबरदस्त है, जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है, बिल्कुल उसका सारा फ्लैश खत्म हो जाता है। तो जब बच्चे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हर साल, आप ये कहिए कि 1 घंटे में 4500 बच्चे ऐसे मर जाते हैं, और 3 लाख जो है हमें फिगर्स मिले हैं जो कि हर साल मर जाते हैं। जब ऐसे बच्चे हैं तो इनका भविष्य कहाँ सुखी होगा। तो ये हमारी बहुत, हमें जो है इसके ऊपर सोचने विचारने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। और एज ए NNHS से जो है मैं ये कहूंगी, हम जो है कोशिश करेंगे कि हम सब जो है डाइटिशियन, न्यूट्रिशनल, जितने भी नेचुरल जो है हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि हमारी ये नेचुरल हेल्थ साइंस एसोसिएशन है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम सब इकट्ठे होकर हम ये देखें कि किस तरीके से हमें जो है, हम किस हद तक हम इसमें जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम ऐसे कैंप्स लगाएं जहां पर कि हम इनको जो है ट्रेन करें, ये जो है जितने भी ये वाले रूरल पीपल हैं जिनको कि एक्चुअल ट्रेन करने की जरूरत है, कैसे सफाई रखनी है, फूड हाइजीन रखनी है, कैसे जो है अपने वातावरण को हेल्दी रखना है, किस तरीके से आप वातावरण को हेल्दी रखते हैं। आप ये बच्चे जो है डायरिया से हर बार मरते हैं और इनको फिर सांस की तकलीफें हो जाती है। जब हम वातावरण को हेल्दी करने की कोशिश करेंगे और न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे, न्यूट्रिशन एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। पहले हमारे पास साधन नहीं है, गरीबी रेखा है, साधन नहीं है, और साधन है भी सही तो हमें ये चुनना ही नहीं आता कि कौन सी चीज हमारे लिए हेल्दी है और कौन सी नहीं है। हम जो है जैसे हमें यही नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि हम सब कहते हैं प्रोटीन सोर्सेज दो, प्रोटीन दो, जैसे अभी मैं आपको सारा बता रही थी हमें प्रोटीन कैलोरी कितना चाहिए। प्रोटीन सोर्सेज सारे इतने महंगे, आप दूध देख लो, दूध से बनी चीजें देख लो, आप ड्राई फ्रूट्स देख लो, दालें देख लो, और अगर आप जो है नॉन वेज देख लो, अंडे देख लो, जिसको कि हम रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं, जिसका बीवी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब तो ये हर सारी चीज में मिलावट आ रही है ना मैडम, अब तो हर चीज में मिलावट आ मिलावट रही है। आ रही है। एक्चुअली मैं आपको अगला पॉइंट मैं यही रखने जा रही थी। पहले तो हमें चीजें मिल नहीं रही, फिर मिल रही हैं तो अडल्ट्रेटेड फॉर्म में मिल रही हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, और प्रोटीन सोर्सेज तो सारे महंगे हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी पोषण संबंधी ज्ञान हो तो मान लो हम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सोयाबीन जो है वो वेजिटेरियन का ए ग्रेड प्रोटीन है, 46% हमें जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है। आप सोयाबीन का मिल्क घर पे तैयार कर सकते हैं, आप सोया की बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, बहुत हद तक आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हमें ये नॉलेज हो कि हमारी फुटी कुछ नहीं लगता, फुटकड़ी नहीं लगती, अगर हम थोड़ा सा जो है अपने आप को और प्रोटीन इसमें अपनी न्यूट्रिशन नॉलेज को जो है अपडेट करें, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधन है। जैसे हम दालों को अंकुरित करके खाएं, फर्मेंट करके खाएं, खमीरीकरण करके खाएं, इससे हमें इतना सारा प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन मिल जाते हैं। विटामिन सी तो आप अंकुरित 72 घंटे के बाद देखो तो 10 गुना हो जाता है, जो कि आपको एक संतरे से जो है अगर नहीं मिलता तो 10 संतरे खाओगे तो इतना विटामिन सी आपको मिल जाता है। और अगर आप ये देखें, इनसे जो है आयरन जो हमारा बाउंड फॉर्म में पड़ा होता है वो फ्री, आप ये देखिए हमारा इससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बड़ा अच्छा हो जाता है, अवशोषण इतना अच्छा हो जाता है कि आपने जो चीज लिया जो है वो साथ साथ अवशोषित भी होता गया। आपको कुपोषण, क्योंकि बेसिकली कुपोषण का भी देखें तो कुपोषण जो है सिर्फ एक वजह से नहीं होता, कुपोषण अंडर न्यूट्रिशन भी होता है। हमारी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में तो कुपोषण अंडर न्यूट्रिशन हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप वेस्ट में चले जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, तो वहां जो है उनको ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है। वो एक्सेस, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है,
एक्सेस होने की वजह से उनको ओबेसिटी या इतने सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाते हैं, तो वो क्या टॉक्सिकोसिस रादर हो जाता है। और या इम्बैलेंस, हमें अगर हम ले भी रहे हैं खाना, तो मैं यही कह रही हूँ, अगर हमें प्रॉपर पता नहीं है कैसे लेना है, किस फॉर्म में लेना है, तो हमें जो है इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो क्या इम्बैलेंस भी, असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो जब हम ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे और ये कोशिश करेंगे इन चीजों को अपने अपने डाइट में रोज मतलब डेली उसमें शेड्यूल में लाएंगे कि चीजें अंकुरित करके लेंगे या मिला जुला कर लेंगे। अगर आप खाली अनाज ले रहे हो, उससे उतना फायदा नहीं है। लेकिन अब जी जब आप अनाज और दालें इकट्ठे ले लेते हो, तो आपको पता है अनाजों के अंदर जो है हमारा एक प्रोटीन जिससे बनता है असेंशियल अमीनो एसिड, बहुत सारे जी जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल से बनता है। एक ही सिर्फ जी बताऊंगी क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा। जैसे इसमें मिथायोनिन बहुत अच्छा होता है हमारे अनाजों में, और जी दालों में लाइसिन बहुत अच्छा होता है। जब आप दाल और अनाज मिलाते हैं, जैसे खिचड़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, गरीब जी से गरीब तक सबका भी मतलब आप ये टूटा हुआ चावल लेकर दाल जी मिलाकर अगर ले लेता है, तो खिचड़ी या दाल और चावल इकट्ठे आप ले लेते हैं या रसम कुछ ऐसा बना लेते हैं, तो आप जी देखो उसको कंप्लीट प्रोटीन मिल गया। जो उसमें लाइसिन था, एक में मिथायोनिन था, जब आपने इकट्ठे मिलाया तो कंप्लीट जी प्रोटीन हो गया। तो जब हम बिल्कुल ऐसी पौष्टिक नॉलेज हमें होगी, न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी, और इन चीजों को हम अपने डेली लाइफ में अपनाएंगे, तो बहुत हद तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये जी वल्नरेबल ग्रुप मैंने बताया, प्रेग्नेंट लेडीज है, लैक्टेटिंग मदर है, इनको भी हम टाइम टू टाइम बुलाकर, जैसे मैं नेक्स्ट हम एनएनएचएसए का ऐसा ही कुछ रख रहे हैं कि इनके ऊपर हम जो है काम करें, इनको ट्रेन करें, न्यूट्रिशन नॉलेज दें, उनको टाइम टू टाइम बताते रहे कि जैसे प्रेगनेंसी में उनको कैसे प्री नेटल केयर रखनी है, 9 महीने जी कैसे अपनी जो है उस टाइम, ताकि उनका आने वाला जो है फीटस भी हेल्दी हो, मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी तो स्वस्थ बच्चा जो है आगे जो है ऑटोमेटिकली कुपोषण से दूर होगा, अपनी जी फैमिली के लिए अच्छा होगा, राष्ट्र के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ऐसे हमारा साइकिल चलता रहेगा। और दूसरी तरफ आप देख लो, जैसे मैंने बताया, पॉवर्टी हमारा मेजर कॉज है, हम डाइट जी ले नहीं पा रहे, फिर उससे क्या है, हमारी सारा जो है हमारी, जब हम लो डाइट ले रहे हैं, इम्यूनिटी कम है, तो हमारी जो है हमारी एफिशिएंसी कम हो गई, हम प्रोडक्टिविटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम होने से हम जो है हर टाइम बीमारियों के शिकार है। बीमार व्यक्ति अपनी क्या प्रोडक्टिविटी देगा, अपनी फैमिली को ही नहीं चला पा रहा, तो वो जी राष्ट्र के लिए क्या सोचेगा। तो ये सारा विशेष साइकिल गोज ऑन। तो इसको हमने रूट कॉज देखना है कि हम कैसे जो है इसको जो है रूट कॉज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और बहुत हद तक अगर हम चाहेंगे, अगर हम इस तरह के चीजें सोचते हैं, इन पे चिंतन करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक हम जो है कुपोषण फ्री हो सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी डॉक्टर निक्की डबास ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जी रासायनिक उर्वरकों का, हमारी आजकल हर चीज अडल्ट्रेटेड है। अब किसान लोग चाहते हैं कि फटाफट फसल मिले, कीड़ों रहित बिल्कुल फसल मिले, कीड़े, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम जो है कैसे हम अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब हम जी ये चीजें यूज कर रहे हैं, तो हम नेचुरली सारी जो, एक तो लाइफस्टाइल डिजीजेज इतनी आ गई हैं, जैसे हमारा जो है लाइफस्टाइल है, बच्चों को देख लो सारा टाइम मोबाइल्स पे है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक तो बच्चों का जो है इतना लाइफस्टाइल इतना गंदा हो गया, जंक फूड पे है, सारा टाइम फ्रोजन फूड, टिन्ड फूड, ऐसी सारी चीजें उनके उसमें आ गई हैं। दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि हमने ये किया है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, अडल्ट्रेटेड चीजें हैं और हम प्रॉपर चीजें ले भी नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारी लाइफ में आ चुके हैं, और सारी चीजें जब बच्चे जो है इस तरीके से खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर सारी मैदा जी ही ले रहे हैं, सारे जो है उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस आएंगे, सारा जो है नमक ले रहे हैं, नमक प्रोसेस चीजें ले रहे हैं तो नमक ज्यादा है, सारी मैदे की चीजें ले रहे हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, बीपी, ब्लड शुगर लेवल, लाइफस्टाइल डिजीजेस, आपकी जो है अर्थराइटिस, कैंसर, ये सारी एजिंग इतनी जल्दी हो आ रही है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। अगर हम इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने रूट कॉज को देखना होगा, कैसे हम इनको हेल्दी बनाएं। जी और मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि हमें जो है अब कोशिश करनी चाहिए, बैलेंस डाइट दें। इवन आप ये देखिए कि मैं ये कहूंगी, इन्फेंसी से लेकर जेराट्रिक न्यूट्रिशन, ओल्ड एज तक सबको जो है
पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार ऐसा आहार हो और उनको जो है टाइम टू टाइम उनको बताते रहना चाहिए कि ये चीजें हैं। और जब आप ऐसा लाइफस्टाइल उनको दोगे और तो वो जो है पोषणता से भरपूर दोगे तो वो भी बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसके साथ-साथ और वो क्या कर सकते हैं, पौष्टिकता तो ले ही सकते हैं। और मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि हमें जो है उर्वरक से जो हम कैसे बच सकते हैं, तो जब हम कोशिश करें कि हम नेचुरल फार्मिंग करें और उसके साथ-साथ हम किचन गार्डन्स को प्रमोट करें। अगर आपके घर में जैसे ये लोग जो हैं रूरल पीपल में तो वहाँ पर तो ज़्यादा जगह की भी इतनी कमी जी नहीं होती। घर के बाहर जो है किचन गार्डन्स को प्रमोट करें। इवन हम लोग भी शहरी लोग भी अपनी टेरेस के ऊपर ऐसी वो करें जिसमें हम बाहर से ज़्यादा जैसे अडल्टरेटेड चीज़ें ना लेकर, पेस्टिसाइड वाली चीज़ें ना लेकर अगर हम घर में ही चीज़ें ग्रो करें, कोशिश करें। जैसे अब मानसून टाइम चल रहा है, रेन वाटर टेक्नोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और नेचुरल फार्मिंग करें तो कुछ हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और जी एनएनएचएस भी बहुत हद तक किसानों को बुलाकर उनको जो है ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से आपको जो है इन रासायनिक खतरनाक चीज़ों से बचना है, कैसे आपको प्योर फ्रेश एयर में साँस लेना है, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करता है और आगे भी करता रहेगा। और इसमें मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर निकी डबास का तो बहुत ही लीडिंग रोल है। आप ये देखिए इन्होंने किस इंस्टीट्यूशन को कहाँ से कहाँ तक खड़ा कर दिया है। तो इसके लिए जी मैं इनको जो है ये वाक़ई सराहनीय इनका जो है कदम है। ये जी वाक़ई जो है एप्लॉज़ के लिए है जो है ये उसकी जो है हकदार हैं और कोशिश करेंगे हम मिलकर, हम टीम हैं, हम कोशिश करेंगे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को नियर फ्यूचर में एड्रेस करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जी, मैम दोबारा आपके पास आएँगे। डॉक्टर निकी डबास जी, आपसे मेरा सवाल है कि तकरीबन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मामला, तो कोई घर ऐसा अछूता नहीं है 20 वर्षों से कि जहाँ पे कैंसर की सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिली। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह सबसे ज़्यादा तो जैसे हम कई बार इसका ज़िक्र कर चुके हैं कि रासायनिक खाद्य पदार्थों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। और दूसरा, हम धीरे-धीरे इतना अलग-सा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर चुके हैं कि ना हम टाइम से सोकर उठते हैं, ना वर्कआउट करते हैं, ना एक्सरसाइज़ करते हैं। सारा दिन बैठे रहते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल अपर मिडल और फर्स्ट ग्रेड इनकम ग्रुप्स का जो हो गया है, वो ज़्यादातर इनसाइड ऑफिसेज़ में रहना है, जिससे कि बॉडी मेटाबॉलाइज़ नहीं होती है, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और खाने में भी हम ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड को ही प्रेफ़र कर रहे हैं, जिसमें भी प्रोसेसिंग में भी और पैकेजिंग में भी कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये जो हमारे अजीनोमोटो हैं, ये आर्टिफिशियल सॉल्ट्स जी, इतने डाले जाते हैं, ये टेस्ट एनहांसर का काम तो करते ही हैं, साथ में बॉडी में एक ज़हर का काम भी करते हैं। तो जिसकी वजह से भी कैंसर जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन। आप देख रहे हो आज हम जी, ये 5G, 4G पता नहीं कौन-कौन से जी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर जी, हमारी लाइफ पे है। और बहुत सारे जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हम डेली बेसिस पे फील करते हैं कि रेडिएशन जो कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसके बिना हम रह नहीं पाते। कितने लोग हैं जो जी, पूरे ट्रीटमेंट के दौरान एक्स-रेज़ नहीं लेते? कितने लोग हैं जो पेट जी, सीटी, सीटी स्कैन और इस तरह के रेडिएशन वाले ट्रीटमेंट से नहीं गुज़रते? ये टेस्ट मैंडेटरी से कर दिए गए हैं, जबकि इनकी बहुत अधिक आवश्यकता बहुत क्रिटिकल केसेस में ही होती है। दूसरा जी, जो हमारे आजकल लाइफ़स्टाइल में ही जुड़ गया है कि हम प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो ताज़ा खाना बना के नहीं भेजते। मार्केट से सैंडविच लेके दे जी, दिया या उनको बर्गर दे दिए या इस तरह का जो फूड हमने मार्केट से अडॉप्ट कर लिया है, क्विक प्रोसेस्ड फूड, जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारे आने वाली प्रजातियों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जो पैक्ड फूड है जी, और जो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, जो शरीर में सिर्फ़ बीमारियाँ करता है और वो शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन सब्सटेंसेस को निकाल भी नहीं पाता। तो ये जो एक्सेसिव बर्डन ऑफ केमिकल्स है, एक्सेसिव बर्डन ऑफ पैरासाइट है इनसाइड द बॉडी, इसको जब बॉडी नहीं निकाल पाती है, तो कहीं न कहीं वो जी, शरीर में स्टिक कर जाता है। अगर किसी एक ऑर्गन पे स्टिक कर गया तो वो ट्यूमरस हो जाएगा, अगर पूरी बॉडी ही इससे अफ़ेक्ट हो रही है तो मलाइन कैंसर है। जैसे बोन का कैंसर है या हमारा जी, ब्लड कैंसर है, इससे तो किसी तरह से निजात पाई ही नहीं जा सकती। तो दूसरा ये छोटा-मोटा ऑर्गन इफेक्ट हो गया, किसी साइट पे कैंसर है तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं।
लेकिन जब पूरी ही बॉडी में कैंसर फैल रहा है, क्योंकि आप किसी भी केमिकल को पूरी बॉडी में खाने के थ्रू फ्लोट करने से नहीं रोक सकते, और ज्यादातर केमिकल वाटर सॉल्युबल है, और जो पानी में घुल गया वो डेफिनेटली खून में भी घुलेगा। तो जो खून में ही घुल जी गया वो तो दिमाग से लेके पैरों तक जाएगा। तो कहाँ कहाँ तक आप शरीर को बिल्कुल। फिल्टर करेंगे? और पूरे दिन की डाइट में आप ये सोचिए कि 50% आपके पोषक तत्व होते हैं, 50% आपके केमिकल्स होते हैं। पानी हमारा शुद्ध नहीं है, हवा हमारी शुद्ध नहीं है, खाना हमारा शुद्ध नहीं है, कहाँ कहाँ से हम अपने शरीर को बचाएंगे? आज जैसे डॉक्टर करुणा चांदा जी ने कहा कि हम केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, घर में गमलों में ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिससे एटलीस्ट हम थोड़ी बहुत ग्रीनरीज विदाउट केमिकल ले लें। एटलीस्ट धनिया, पुदीना, टमाटर वगैरह तो लगा ही सकते हैं, जिससे हम अगर दिन में 100 ग्राम हरी सब्जियां जी बिना केमिकल के खा लेते हैं, तो वो भी बहुत हद तक हमारी जी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को निकालकर कैंसर से बचाने का काम करते हैं। जी। मैम आखिर मेरा ये सवाल आपसे ये है कि इस पर सरकार कोई कड़े कानून क्यों नहीं लाती है कि जिस तरीके से अजीनोमोटो और जैसा कि आपने बताया कि कई केमिकल मिला के लोगों को परोसे जा रहे हैं, तो इस पर सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पे कड़े कानून क्यों नहीं लाने चाहिए? सर, मैं मुझे हथकड़ियां लगवा दोगे अगर मैं सच बोलूंगी तो, क्योंकि अगर सरकार कड़े कानून बना देगी तो चालान कहाँ से कटेंगे? और जो जी लिबर्टीज बड़ी कंपनियों को दी जा रही है केमिकल प्रोडक्शन पे, चाहे वो उर्वरक हैं, चाहे वो अदर केमिकल्स हैं, या फिर जितने आप जी ये देखिए ना, पानी में आज आरओ की क्या जरूरत है? लेकिन आरओ जी बनाने वाली कंपनियां आपको पता है कितना जीएसटी भरती हैं? वो जीएसटी बंद हो जी जाएगा अगर आरओ नहीं बनेंगे तो। आज से 30 साल पहले जी किसके घर में आरओ थे? किसी के घर में जी आरओ नहीं थे। लेकिन आज हर घर में फिल्टर पहुंच चुका है, क्योंकि सबको पता है कि पानी जहर बन चुका है। वो पानी जहर जी कैसे बना है? क्योंकि शहरों की सारी गंदगी, गांव का सारा गंदा पानी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, वो सीधा हमारी पीने के पानी की नदियों में जाता है। सारा आसपास जी की जितना केमिकल फैक्ट्रियों का वेस्ट है वो सारा हमारी नदियों में जाता है। अभी थोड़ा बहुत तो बिल्कुल मतलब मैं कहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस किए हैं, कुछ प्रोविजंस, लेकिन अगर धरातल पे जी उतरे, पूरा भारत घूमे, तो आप पाएंगे नदियों के किनारे जहां जहां बस्तियां बसी हुई हैं, सारी गंदगी नदियों जी के अंदर जाती है। उसी गंदगी को लोग जी पीते हैं। कुछ अपने घरों में फिल्टर कर लेते हैं, कुछ जो स्टेट को या किसी पर्टिकुलर शहर को पानी सप्लाई होता है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं जो फिल्टर करके, क्लोरिनाइज्ड करके पानी को सप्लाई करते हैं। लेकिन सर, जो चीजें पानी में ही घुल गई, जो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल हैं, वो किसी एक्सटेंट तक बची रहती हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग है। तो ये तो जनता को भी, पब्लिक को भी समझना होगा कि आप अपने आसपास के खाद्य रिसोर्सेस को, आसपास की हवा को और आसपास के खेतों में कम से कम रसायन डालें, क्योंकि जो रसायन वो मिट्टी में डाल रहे हैं वो पौधों में से होते हुए उन्हीं के भोजन में जा रहे हैं। जो आसपास वो धुआं बिल्कुल कर रहे हैं या किसी भी तरह की गंदगी फैला रहे हैं, उसके सड़ने से जो बदबू होती है वो सांस भी वो खुद ही सूंघ रहे हैं। और जो पानी के रिसोर्सेज को, जी जिस पानी को उन्होंने पीना है, जिस पानी को उन्होंने खेतों में देके फसल उगानी है, उस पानी को अगर वो गंदा कर रहे हैं जी तो वो अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम मानव होके भी ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जागरूकता हमें अपने मानव समुदायों को देनी होगी। कहते हैं कि सबसे ज्यादा हाईली मेंटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखने वाला जीव जो है वो होमो सैपियंस है। बट आज हमारे मानव इस हद तक मूर्ख हैं कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। जहां जहरीला पानी होता है वहां जानवर भी जगह छोड़ के चला जाता है, लेकिन हमारे मानव आसपास की सोसाइटीज का सारा गंदा पानी अपने पीने के रिसोर्सेज में डाल रहे हैं। तो इन चीजों को हमें समझना होगा और अपनी सोसाइटी को समझाना होगा। प्लास्टिक को बैन नहीं किया जा रहा है, एक छोटा सा कानून बना दिया गया। मैं छोटा सा कानून इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कानून ये होना चाहिए कि जो फैक्ट्रियां प्लास्टिक बना रही हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, जिसकी वजह से नालियां रुक रही हैं, जिसकी वजह से मछलियां तक मर रही हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का 1/3 हिस्सा बहुत ज्यादा हाईली पोल्यूटेड हो चुका है, उस केमिकल उत्पादक कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है कि थैली यूज करने वाले, प्लास्टिक पॉलीबैग्स यूज करने वाले लोगों का चालान काटते हैं, या छोटे मोटे रिक्शा रेडी वालों का चालान काटते हैं। चालान तो उनका काटना चाहिए ना सर, जो इन चीजों का उत्पादन करते हैं। ये मेरी शिकायत सरकारों से है कि आप अपने फायदे को लेके कानून ना बनाएं। कानून सबके लिए एक जैसे और न्याय संगत होने चाहिए। जी मैम, करुणा जी, करुणा मैम, आपसे मेरा सवाल ये है
कि सरकार जो है छोटे लोगों के लिए तो कानून बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामला सामने आता है कि फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हो गए, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कोई कानून न्याय बनाने की जरूरत है, या फिर इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता नहीं, है? मैं आपका प्रश्न समझी नहीं, न्याय किस सेंस में कह रहे हैं आप? जी मैम, आवाज आ रही है हमारी विपुल आप जी, तक? जी, विपुल आवाज आ जी, रही हाँ, है? क्वेश्चन रिपीट करो कि न्याय किस सेंस में कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि लगातार जो है जो फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आते हैं, उनको न्याय नहीं मिल हाँ, पाता है। अगर मान लीजिए कि किसी को जो है जहर परोसा जा रहा है, तो क्यों परोसा जा रहा है? इस पर सरकार को एक कठोर कानून बनाना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर क्या बिल्कुल आपका इसके क्या ऊपर राय है? सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए। जी और क्यों नहीं बनाने चाहिए, और सरकार अगर बनाती भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते एक्चुअली, वो सिर्फ जी कागजों तक ही रह जाते हैं। और जी अगर एक्चुअल रूप में वो इम्प्लीमेंट होंगे तो ये फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशंस नहीं आएंगी, मेरा तो ये कहना है। जी। निकी विपुल मैम, जी, मैं इस आपका पे कुछ क्या कहना चाहती हूँ। प्रतिक्रिया है? विपुल जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ। फूड पॉइजनिंग को लेके हमारी सरकार को सबसे पहले तो सख्त और कड़े कानून बनाने चाहिए, जिनके माध्यम से जितनी मौतें फूड पॉइजनिंग के कारण डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होती हैं, और जिस खाने की वजह से उनको पॉइजनिंग हुई, उस खाने की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके सैंपल कलेक्ट करने चाहिए, और रिसर्च लैब में ये पता किया जाना चाहिए कि इसमें कौन सा केमिकल मिला था, ये फूड कहाँ से सप्लाई हुआ, या कैसे पकाया गया, किसने इनको सर्व किया गया, और जिसे खा के किसी व्यक्ति विशेष की जान गई या उसे बहुत बड़ा मेडिकल हर्जाना भुगतना पड़ा। तो इन चीजों को लेके हम न्याय की बात कर सकते हैं, और इस पे कानून बनना चाहिए, क्योंकि खाद्य उत्पादन में जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। इंडस्ट्री तो अपना उत्पादन करके उसे सेल करके अपना फायदा कमा के निकल जाती है, चाहे उसमें वो एमएसजी मिलाए, चाहे उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाए, चाहे पेस्टिसाइड्स मिलाए, चाहे प्लास्टिक में पैकिंग करे, चाहे वो कितना भी स्टेल फूड हो उसको रीपैकिंग फ्रेश डेट के साथ कर दी जाए, क्योंकि आज हर तरह की फॉर्जरीज फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हो रही है। उसके बाद जो उस फूड को खा के लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उन फूड पर रिसर्च करके उनके सैंपल कलेक्शन के साथ उस व्यक्ति विशेष को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जीवन भर की कमाई अपने इलाज पे लगा दी है। कई बार तो व्यक्ति अपनी जान ही दे देता है, कई बार उसके बच्चों की मौत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति फूड पॉइजनिंग से मरते हैं, उनको अगर वो बच जाते हैं, उनके इलाज का खर्चा सरकार दे, या उन लोगों से वसूले जिन्होंने फूड में पॉइजनिंग की मिलावट की है, जिन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं, या जिन्होंने उस फूड में किसी भी प्रकार की कंटामिनेशन को सपोर्ट किया है। जो लोग जो है, जितने भी ये दुकानदार हैं, इन जी सब को जो है पहले फूड लाइसेंस लेकर ही उनको करना चाहिए। और जी अगर फूड लाइसेंस जो है नहीं लिया, और फूड लाइसेंस लेने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी अडल्ट्रेटेड चीजें बेच देते हैं। तो वो जी अडल्ट्रेटेड चीजें बने, और उसके लिए जैसे उपभोक्ता कानून बनाए गए हैं, लेकिन जी फिर भी वो जो है उतना उसके ऊपर काम नहीं होता। मान लो मैं कोई चीज मार्केट से खरीद के ले आई, और जी उसमें मैंने देखा कि वो लेबल के हिसाब से जो है, लेबल एक जो है आदर्श लेबल के हिसाब से जो जो चीजें होनी चाहिए, मतलब जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, कहाँ बनी, कौन से इंग्रेडिएंट है, अगर वो चीज जो है नहीं है, तो उसका जो है अगर वो उसके हिसाब से नहीं है, तो मेरे पास ये होना चाहिए कि जैसे कंज्यूमर फॉर्म में मैं अपनी जो है शिकायत दर्ज कर सकूं, और उसको वाकई ही वो चीज की फिर फर्दर टेस्टिंग होनी चाहिए, फूड लेबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर उस प्रोडक्ट को जो है टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर उसमें वाकई कोई हार्मफुल ऐसा जो है इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जो कि परमिटेड नहीं है, जैसे परमिटेड कलर्स हम कुछ कहते हैं, इतना मतलब कुछ स्टैंडर्ड देते हैं, इतने तक आप जो है फूड कलर मिला सकते हो, इतने तक जो है आप ये चीजें यूज कर सकते हो, मान लो पेस्टिसाइड का लेवल या कुछ भी। अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो, तो वो जो है, अगर आपको ये पता लग जाता है कि जो है जो चीज लेवल के हिसाब से नहीं है, जी तो फिर उसकी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग होने के बाद उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसका लाइसेंस जब्त कर देना चाहिए, और फिर जो है तभी है उसका फायदा, और उसको फ्यूचर में फिर कभी ऐसा जो है दोबारा वो हिम्मत ना करे कि इस तरीके का फिर से वो जो है इतना घिनौना काम करे।
तो मैं जी। ये कहना चलते चाहूंगी चलते ये डॉक्टर विपुल जी, इस निकी पे मैम, मैं कुछ आपसे एक कहना सवाल है चाहूंगी। मेरा कि अभी बीच में मामला सामने आया था जालौन से, जहां पर सरकारी विद्यालय में बच्चों को कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस पे हम ये कह सकते हैं कि कह नहीं सकते, इस पे हम काम करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ से हम राष्ट्र भर में अलग-अलग राज्यों में अपने सदस्यों की ड्यूटी लगाना शुरू करेंगे कि वो चेक करें फूड का स्टेटस क्या है, जो भी आईसीडीएस के थ्रू या गवर्नमेंट प्रोविजंस के थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में होता है, वो देखें कि वो किस प्रकार का खाना दिया जाता है, और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम समाज को दिखाएं कि इस तरह की मैलिग्नेंसी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चों की सेहत के साथ सरासर खिलवाड़ है, और इस तरह का मजाक और इस तरह का घिनौना अपराध हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, आखिर में आप लोगों एक ने लाइन अपना कहना चाहूंगी, जी जी बताइए, जी एक लाइन बताइए। कहना चाहूंगी कि सरकार ने ये काम तो बहुत अच्छा किया, मिड डे मील प्रोग्राम बनाकर स्कूलों में। इसके फायदे हैं, एक तो बच्चे जो है ड्रॉप आउट जो होते थे, अटेंडेंस कम होती थी, बच्चे चले आते हैं। जी दूसरा ये भी था कि बच्चों को जो है, जो अभी जैसे मैंने बताया गरीबी है, बच्चों को घर से तो कुछ मिलता नहीं, चलो सरकार की तरफ से अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंडर मिड डे मील का जो है सारा फंड्स जो आते हैं वो क्या है, वो लोकल लेवल पर ही, मान लो चावल लिया तो घटिया ले लिया, कीड़े वाला, दालें कीड़े वाली, वो उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन मैंने पीछे सुना था छिपकली वाला भी, एक जी, छिपकली जो बिल्कुल है मिड डे बिल्कुल। मील प्रोग्राम में जिसकी डेथ भी हो गई। तो इसको जी चेक करना चाहिए, और जैसे कि डॉक्टर निकी डबास ने बताया, हम कोशिश करेंगे अपनी ऐसे हर स्टेट के ऊपर कोशिश करेंगे भारत में कि हमारे जो है कुछ ऐसे बंदे हो, एक कमेटी भी बनाएंगे और कुछ अधिकारी भी ऐसे अपॉइंट करेंगे जो कि ये देखें कि वाकई कि ठीक मतलब ठीक कंडीशंस के अंदर मिड डे मील स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। जी ऐसा मैं चलिए आशा करती हूँ हम जरूर जी करके दिखाएं। धन्यवाद। जी चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बता दें कि करुणा चांदना और डॉक्टर निकी डबास जी ने जानकारी दी है, हमें बताया उन्होंने कि किस तरीके से लगातार जो है कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं और किस तरीके से इस पर रोकथाम किया जा सकता है। शुद्ध भोजन खाने से ही आपको बता दें कि कुपोषण से बचा जा सकता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ, देखते रहिए बे न्यूज।